हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एटम की डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। उनमें से जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल था वो हमारा बोर्स मॉडल था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम पढ़ा था। ओके, अब उसमें एक हाइड्रोजन एटम के लिए सक्सेसफुली हर एक चीज डेमोस्ट्रेट करी थी, जैसे कि nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है nth ऑर्बिट में, ये सारी चीजें। अब इस बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग हाइड्रोजन के जो सिमिलर एटम्स है, हाइड्रोजन के सिमिलर एटम्स से मेरा मतलब वो एटम्स जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन खुद हाइड्रोजन के सिमिलर होगा हीलियम प्लस। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडल हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन, ऐसे एटम्स के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के लिए वैलिड है, नहीं। ऑक्सीजन के लिए क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट वगैरह आ जाते हैं। उसका बेसिक मॉडल क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो अब अगर हम ऑक्सीजन या कुछ अलग एटम्स के लिए बात करें जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से नेट चार्ज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये डायरेक्टली उन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सिमिलर एटम्स विच आर सिमिलर टू हाइड्रोजन, ठीक है ये बात। अच्छा, शुरू करने से पहले बोर्स के 3 पोस्टुलेट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनमें वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, ठीक है। उन स्टेबल ऑर्बिट्स को हम लोग कहते हैं स्टेबल स्टेट्स और स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है ये बात। दूसरा पोस्टुलेट क्या था? दूसरा पोस्टुलेट था कि उनका एंगुलर मोमेंटम हमेशा NH/2π होगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होगा। तीसरा क्या बोला था उसने कि एक इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ सकता है। कैसे आएगा वो? एक फोटोन इमिट करके, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? उन दोनों स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो अब हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल शुरू करते हैं। ये हमारे पास अपना न्यूक्लियस के पास अब चार्ज कितना होगा? अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z, तो उसके टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नॉट न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? Z टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज इलेक्ट्रॉन के इक्वल। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड वाइज। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूम रहा है, ओके। इसके पास वेलोसिटी है Vn, nth ऑर्बिट में है इसलिए इसकी रेडियस है Rn। क्लियर है दोनों बातें? चलो जल्दी से हम लोग फर्स्ट बोर्स पोस्टुलेट से हम क्या बोल सकते हैं? बोर्स पोस्टुलेट से ये हम बात कर रहे हैं सेकंड बोर्स पोस्टुलेट के बारे में, ओके। सेकंड पोस्टुलेट क्या था हमारे लिए? जल्दी से बता दे। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π। इस इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम कितना होगा बता सकते हो? नॉट लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mv इंटू Rn के इक्वल। तो इट इज इक्वल्स टू mvn इंटू Rn। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ओके। दूसरी इक्वेशन हम लोग कहां से बनाते हैं? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो लिखते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। देख Q1 Q2 कितना हो रहा है? ZE इंटू E अपॉन R² विच इज Rn का स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे लिए? जल्दी से बता। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय R, mvn का स्क्वायर बाय R। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1/4π एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन Rn। देख एक R से Rn कैंसिल होगा, तो इधर की तरफ कितना बचेगा मेरे पास? mvn²। 2 इक्वेशंस, मुझे Vn और Rn फाइंड करना है, करे जल्दी से निकालो। तो इस इक्वेशन से हम लोग Rn निकाल लेते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 से Rn निकाल दो, कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा NH/2π mvn। सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, करो तो जल्दी से। कितना आ जाएगा? ZE² अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट। Rn नीचे की तरफ रहेगा NH
उसके डिवाइड में होगा 2 पाई एम वी एन, तो डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, सो 2 पाई एम वी एन, ओके, इट इज इक्वल्स टू एम वी एन का स्क्वायर। एक वी एन से वी एन का टर्म कैंसिल हुआ मेरे लिए, एम से एम कैंसिल हुआ, 2 पाई से ए कैंसिल हुआ, यहाँ पे 4 2 बचेगा। देख मेरा वी एन कितना आया, सो वी एन आया मेरे लिए, इधर से देखना ऊपर बच रहा है ई स्क्वायर जेड अपॉन डिवाइड में क्या क्या बच रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन एन। तो ये हो गई मेरी वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। सो वी एन इज इक्वल्स टू, देख ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच, इसका वैल्यू हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कितना होता है 2.166 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी होगी मेरी nth ऑर्बिट में, किसकी, एक हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है ये बात। अब सेकेंड केस हम लोग फाइंड करते हैं अपनी रेडियस। रेडियस के लिए यहाँ पे हम लोग वी एन पुट कर दे, जल्दी से कर दो, कितना आ जाएगा, सो आर एन इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम, वी एन की जगह ये टर्म पुट कर देते हैं, तो नीचे की ओर रहेगा एन ई स्क्वायर जेड, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सो 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एन। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो आर एन कितना आया मेरे लिए, देख 2 से 2 कैंसिल होगा, एन स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, सो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। तो ये आई मेरी रेडियस इन nth ऑर्बिट, ओके, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इसको भी हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, सारी चीज़ों का वैल्यू हम जानते हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे h का वैल्यू हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं, पाई का जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी जानते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम सब्स्टिट्यूट करके तो निकल के आता है ये 0.529, ऊपर की ओर है एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये वैल्यू होती है मेरी एंगस्ट्रॉम में। इसको हम देख, तू चीज देख, तूने जो हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया था बोर्स मॉडल, बिल्कुल सेम था, बस यहाँ पे हमारा टर्म z और आ रहा है, वहां पे हमारा z नहीं था, प्रीवियस वीडियो में देखना, ओके। चल, तो ये आया मेरे लिए आर एन। एक बात क्लियर है, वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस z की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हम देख भी सकते हैं, अगर बीच में चार्ज ज्यादा होगा तो इसको इस ऑर्बिट में रहने के लिए ज्यादा तेज घूमना पड़ेगा। बात ठीक है, क्योंकि ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बात ठीक है। आर एन के लिए भी सेम तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जल्दी से इतनी चीज को नोट कर ले, फिर हम लोग इसकी वेलोसिटी वगैरह फाइंड करते हैं। चलो, तो हमारी वेलोसिटी निकल के आई थी ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच एम, और हमारी रेडियस कुछ इतने निकल के आई। चल, तो अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फाइंड करी थी। चल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी बता दे जल्दी से। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे लिए हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल और वी एन स्क्वायर के इक्वल। सो हाफ एम तो एम रहा, वी एन की जगह में एक चीज सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, कितना हो जाएगा मेरे लिए ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एन, और सॉरी यहाँ पे एम नहीं होगा, एन होगा, ओके, इंटू एन का स्क्वायर। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई बता, सॉल्व कर दो जल्दी से इसको। हाफ एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 4, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 8 एम एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच इंटू एन स्क्वायर। अच्छा, ये आगे वाली कैलकुलेशन तुझे पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइंड किया था, इसका वैल्यू 13.6 आता है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। किस में आती है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मास पुट कर सकते हैं, ई पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं, एच का वैल्यू, सबकी वैल्यू हम लोग जानते हैं।
पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा 13.6 z² अपॉन n²। ओके, चल काइनेटिक एनर्जी मिल चुका, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लास्ट वाली क्लास से अपना रिलेशन यूज कर लूं। कौन सा रिलेशन तुझे पता हो तो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। सॉरी गलत कर दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव यहाँ पे होता है। ओके, ये रिलेशन नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। हम चाहे तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस फाइंड कर लेते हैं। कितना होता है वो, चलो ये तुम यूज करके देखना कि आंसर सही आता है ना। ये रिलेशन हम लोग वेरीफाई करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बता, K which is 1/4 pi epsilon naught Q1 which is E Q2 Z into E। पर ये चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अभी तक हमने नेगेटिव क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्योंकि फोर्स के लिए बात हो रही थी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो ऑलरेडी अट्रैक्टिव है। हमने डायरेक्शन बना दी थी उसकी कि वो फोर्स अट्रैक्टिव है, तो अपने को चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ी। पर पोटेंशियल एनर्जी स्केलर चीज होती है, तो यहाँ डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो अपने को साइन के साथ पुट करने पड़ेंगे चार्जेस। ओके, सो Z इंटू E² लिख देता हूँ नेगेटिव साइन के साथ, अपॉन R0। Rn की जगह में ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दो जल्दी से, क्या आ जाएगा, h² एप्सिलॉन नॉट n², ऊपर जाएगा बाकी चीज पाई m E² Z। इसको सॉल्व करके देख क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे Z था। ओके, देख Z और ये वाला Z² हो जाएगा, नीचे की तरफ n² होगा, z² अपॉन n² तो आ रहा है। इधर देख पाई से पाई कैंसिल होगा मेरे लिए, ऊपर की तरफ देख क्या बच रहा है, इधर की तरफ से E² m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² z² अपॉन n²। क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल, इस फैक्टर के इक्वल आ रही है? बिल्कुल देख, E², गलती करिए क्या, हाँ E² e की पावर 4, E की पावर 4 m, नीचे की तरफ देख एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी कुछ गलती करी, ये h² भी होगा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर जाएगा। ओके, तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। चलो गलतियां पता चली, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है बहुत ज्यादा इस चैप्टर में। पोटेंशियल एनर्जी मेरा काइनेटिक एनर्जी का हाफ आ रहा है विद नेगेटिव साइन, क्लियर है। अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सिर्फ। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 2 27.2, नेगेटिव ऑफ 27.2 z² अपॉन n²। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये हम यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो ये से यूज करते हैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे लिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों फॉर्मूलेस को पुट करके ऐड कर दो, या चाहो तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दो। तो मेरी टोटल एनर्जी, अगर इसको हम लोग E से लिखते हैं, सो E आती है माइनस का 13.6 z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अपने को टोटल एनर्जी याद रखनी है, अपने को ना तो काइनेटिक एनर्जी याद रखना है ना पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है। क्या याद रखना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जितना है उसका ट्वाइस है पोटेंशियल एनर्जी, उसका उतना ही है काइनेटिक एनर्जी, पर साइन अलग है। बात समझ आई? चलो, तो ये हो गया हमारा एनर्जी वाली बात। अब एनर्जी के बाद अपने से पूछ लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं हम लोग। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बता सकता है कोई टाइम पीरियड? अच्छा, टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जब एक राउंड पूरा करेगा? टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम, एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई Rn के इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लिखो जल्दी से। सो इट विल बी 2 पाई
आर एन अपॉन वेलोसिटी विच इज वी एन। आर एन अपने को पता है, वी एन अपने को पता है, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सो टाइम आएगा 2 पाई, आर एन की जगह पुट कर ये वाली टर्म, सो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर जेड, इसके डिवाइड में होगा वी एन ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एन। यहाँ पे अब इसको अपने को सॉल्व करना है। बेसिक बात है, हम लोग सारे वैल्यूज पुट करके तो सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट टाइम पीरियड लिखते हैं कितना आएगा। अच्छा, हम देखते हैं ये z और n के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। ओके, देखिए n डिवाइड के डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ऊपर की तरफ होगा n क्यूब। क्या होगा? n क्यूब। देख, ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नीचे की तरफ डिवाइड में रहेंगे n स्क्वायर। तो मेरा टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के। काम की बात तो मेरे लिए सिर्फ ये है कि मेरा जो टाइम पीरियड होता है वो n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब देख इधर, इसकी जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं सारी चीजों का, तो वो कितना होता है? तो टाइम पीरियड हमारा निकल के आता है 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर सेकेंड्स। कितना निकल के आता है? 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। बहुत ही स्मॉल टाइम है, ओके, पर ये इतना ही निकल के आता है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? क्या वो हो जाएगी हमारे लिए 1/t के इक्वल? सो फ्रीक्वेंसी होगी मेरे लिए 6.6 इंटू 10⁻15 z स्क्वायर अपॉन n क्यूब हर्ट्ज में। ये होती है मेरे लिए फ्रीक्वेंसी। अपने को याद क्या रखना है? टाइम पीरियड याद नहीं रखना। क्या रखना? n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अपने से ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई कि टाइम पीरियड दो अलग अलग, जैसे हीलियम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हीलियम प्लस में, लिथियम प्लस आयन में घूम रहा है, एक में n=2 में घूम रहा है, दूसरे में n=3 में घूम रहा है, तो बताओ कि उनका टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा? तब अपने को ये फॉर्मूलेस काम आते हैं। बाकी टोटल एनर्जी तो हम लोग निकाल सकते हैं जल्दी से। ये सारी चीजें, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को नोट करो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, यही चीजें हैं जो अपने से पूछी जाती है बोर्स मॉडल को लेके, कि इनमें से कोई एक चीज पूछ लेंगे कि ये बता दो। चलो जल्दी से सारी चीजों को नोट करो। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब जंप करता है, तो जो फोटोन इमिट करता है उसकी एनर्जी कितनी होती है। क्लियर है ये बात? अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट। इन दोनों जो स्टेट इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, और E इनिशियल माइनस E फाइनल, इट इज इक्वल्स टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले एनर्जी इन nth स्टेट और n2 स्टेट जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है, एंड n1 जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर जंप कर रहा है। क्लियर है ये बात? चलो, तो E इनिशियल कितनी हो जाएगी? अच्छा बता, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था, कितना आया था वो? नेगेटिव ऑफ 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या था वो? नेगेटिव ऑफ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अच्छा, E इनिशियल वो n2 में है, तो एनर्जी कितनी होगी? नेगेटिव ऑफ 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस का 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। सो इट विल बी, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। हम इनको फिर अच्छे से जो जो चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या आ रहा है कॉमन, इसको मैं मिटा देता हूं। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 13.6। 13.6 कॉमन आ रहा है। अच्छा, नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, 13.6 कॉमन आ रहा है, ऊपर से z स्क्वायर भी आ रहा है, z स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा? इधर बचेगा नेगेटिव ऑफ n2 स्क्वायर, इधर बचेगा नेगेटिव ऑफ n, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
तो आएगा मेरे ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। तो ये होगी मेरी एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। ओके, चल एनर्जी पता चल गई तो अपने से इसका वेवलेंथ भी पूछा जाता है कि वेवलेंथ कितना होगा। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन फाइंड करते हैं। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम क्या लिख सकते हैं बता दे। क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग hc/λ? बिल्कुल, hc/λ। अब तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला रट भी गए होंगे तुम लोग, ये पुट कर दें यहाँ पे। सो hc/λ इज इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। लैम्डा फाइंड करना है तो इन सारी चीजों से मैं डिवाइड कर देता हूँ नेगेटिव ऑफ। अच्छा, ये जो एनर्जी थी ये मेरी किस में थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, बात ध्यान रखना। ओके, अगर अपने को लैम्डा मीटर में चाहिए और तो अपने को इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी थी इसको पहले अपने को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात ठीक है? चलो इसको हम लोग और आगे देखते हैं। सो 1/λ इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6। अच्छा, मैं इस ई को इधर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 z स्क्वायर अपॉन hc 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। नेगेटिव नहीं होगा, गलत कर दिया मैंने। अब ये जो चीज़ें पूरी की पूरी आगे लिखी गई इसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम लोग कुछ लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ RH से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम लोग RH से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए यूज होता है। सो इट इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन hc। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। सारी चीजें पुट करते तो ये निकल के आता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। यूनिट क्या होता है इसका? मीटर इनवर्स। 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो हमारा लैम्डा कितना आएगा बता दे जल्दी से। इसको हम इधर लिखते हैं थोड़ा और। सो 1/λ इज इक्वल्स टू, अब इस चीज की जगह हम पुट कर सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। सो RH/z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। ये होता है हमारा वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। जल्दी से पूरा का पूरा ये चीज नोट कर लो। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। सबसे पहले हम ये टर्म जानते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। यूं समझ ले कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा एटम का फिंगरप्रिंट है। जैसे कि इंसान के फिंगरप्रिंट होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। हर इंसान का एक फिंगरप्रिंट होता है और उस फिंगरप्रिंट से हम इंसान की आइडेंटिटी बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है। बात ठीक है? अगर अपने को किसी एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा या किसी सैंपल का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पता चल गया तो हम बोल सकते हैं कि उसमें एटम कौन से हैं। हर एटम के लिए उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा यूनिक होता है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम फाइंड कैसे करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट या किसी स्टेट में जब जंप करते हैं तो वो स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं। वो वेवलेंथ हर एटम के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए मान ले वो 500 है तो हीलियम के लिए वो 700 होगी, कार्बन के लिए वो 900 होगी। इस तरीके से हर एटम के लिए वो डिफरेंट होती है। अब अगर फिंगरप्रिंट मतलब हमने पहले हाइड्रोजन को जंप करवाया, पता चला इसका 500 आ रहा है, मुझे एक सैंपल दे दिया जिसमें उसमें पता नहीं अपने को कौन सी गैस है, ठीक है, और उसमें क्या है, हमने उसका स्पेक्ट्रा किया, 500 आया तो कौन सा आइटम हुआ मेरे लिए? वो हाइड्रोजन एटम हुआ। ऐसे हम सैंपल को उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पहचान सकते हैं। बात समझ आई? ओके, तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाली बात। अब जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब जंप करता है तो वो एक वेवलेंथ इमिट करता है। वो कौन सी वेवलेंथ होती है? उसका नाम होता है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में। सबसे पहले हम उनके नाम जानते हैं। ओके, अब मान ले मेरा इलेक्ट्रॉन n = 2 में है और वो 1 में जंप कर रहा है।
अगर जंप मेरा 1 में हो रहा है तो वो जो भी वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन n = 1 में जंप करता है तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो ये मेरा n = 1, यहाँ पे हमने इन ऑर्बिट्स को कुछ इस तरीके से बना दिया। अच्छा, तूने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे इन ऑर्बिट्स की ये ऑर्बिट्स पास में आते जा रहे हैं। उसका एक रीजन है। अगर मैं n = 1 में देखूं तो उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6, जो कि लोवेस्ट एनर्जी, नेगेटिव है तो लोवेस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी कौन सा ऑर्बिट की होगी, इन्फिनिटी, जो सबसे बाहर है, कितनी होगी उसकी, 0। ठीक है ये बात। अगर तो यहाँ पे देखिए तो मैं n = 1 से 2 पे आऊँ तो मेरी एनर्जी डिफरेंस आया कुछ, कितना आ रहा है यहाँ पे, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देख सकता है। मैं जब यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ 3.41 कर कितना आ रहा है डिफरेंस, 3.4 - 1.51 लगभग 2.9 का। ठीक है, 9 2.9 मतलब इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होते जा रहा है। इसीलिए हम ये दोनों ऑर्बिट ज्यादा दूर होंगे, उसके ये दोनों पास में होंगे, ये और पास में होंगे, ये और ज्यादा पास में होंगे। ये एनर्जी डिफरेंस की वजह से अपने को इस तरीके के ऑर्बिट्स मिलते हैं। ठीक है ये बात। चलो, तो अगर n = 1 में जंप हुआ तो जो भी वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। अब मैंने उन ऑर्बिट्स को कुछ इस तरीके से बना दिया, n = 1 2 3 4 इस तरीके से। इनकी सबकी एनर्जी लिख दी है मैंने साइड पे। ओके, अब n = 1 में जो जंप होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइमन सीरीज। तो n = 2 से 1 में जंप होगा तो ये एक वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगी। n = 3 में जब जंप होगा तो इसको भी हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। 1 में जब भी जंप होगा n = किसी भी नंबर से तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो ये मेरी जो हुई ये हुई लाइमन सीरीज। बेसिकली ये लाइमन एक साइंटिस्ट था जिसने ये काम किया था कि इलेक्ट्रॉन्स को उसने n = 1 में जंप करवाया था हायर स्टेट से, तो उसने डिफरेंट वेवलेंथ्स मिली, इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया लाइमन सीरीज। ठीक है ये बात। अच्छा, अब n = 2 से 1 में जंप हुआ, n = 1 से इन्फिनिटी पे हुआ। ओके, मुझे यहाँ पे ये बताओ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन से केसेस में होगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर मुझे लैम्डा सबसे बड़ा चाहिए, अच्छा इसको छोड़, इससे हम लोग आसानी से गेस नहीं कर सकते। देख, तुझे पता हो तो हम hc/λ और एनर्जी ऑफ फोटोन को कैसे लिखते थे, E ऑफ इनिशियल माइनस E ऑफ फाइनल। ठीक है ये बात। अब यहां से देख, मेरा 1/λ क्या आ रहा है, E इनिशियल माइनस E फाइनल अपॉन hc। hc कांस्टेंट है, मतलब नहीं। देख, एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो लैम्डा ज्यादा, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ। तो n = 2 से 1 में जंप हुआ, दोनों का डिफरेंस 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, n = इन्फिनिटी से 1 में जंप हुआ, एनर्जी डिफरेंस, इन्फिनिटी की एनर्जी 0, इसकी एनर्जी 13.6, एनर्जी डिफरेंस 13.6। तो बता लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, 2 से 1 में जंप करने में, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम, लैम्डा ज्यादा। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ होती है n = 2 से 1 वाली, वो होती है हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, इन्फिनिटी से जब हमारा n = 1 में जंप हो तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, इसमें जो लाइट जो निकलती है या जो फोटॉन्स जो निकलते हैं उनका रीजन होता है अल्ट्रावायलेट रीजन। इसके फोटॉन्स कौन से रीजन में निकलते हैं, यूवी रीजन में, मतलब जो वेवलेंथ आएगी वो यूवी रीजन वाली आती है। अब जब हमारा जंप n = 2 में हो, मतलब n = 3 से 2 में जंप हो, 4 से 2 में जंप हो, मतलब जब भी हमारा जंप किसमें हो, 2 में हो, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बामर। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज, ACRIES। ओके, अब मुझे बता इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, जब इन्फिनिटी से
2 में जंप हो, वो लॉन्गेस्ट होगी, शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, 3 से 2 वाली बात, ठीक है। अच्छा, इसका जो रीजन होता है वो होता है विजिबल रीजन। मतलब तुमने हाइड्रोजन लैंप का नाम सुना, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का जंप n=2 में हो रहा होता है, तभी अपने को दिखती है वो वेवलेंथ, क्योंकि विजिबल लाइट होगी तभी वो अपने को दिखेगी। अल्ट्रावायलेट राइज अपने को नहीं दिखती, यूवी रेस नहीं दिखती, और कौन सी इंफ्रारेड सिर्फ विजिबल वाली दिखती है। तो जब भी हमारा जंप n=2 में होता है, ओके, हाइड्रोजन बल्ब में, तभी अपने को सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट दिखाई देती है। बाकी हाइड्रोजन एटम यूवी रेस भी प्रोड्यूस, हाइड्रोजन लैंप यूवी रेस भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो इतना अपने को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूवी रेस आंखों के लिए खराब होती है, ठीक है। चलो, जब जंप हमारा n=3 में हो, किसी भी स्टेट से सॉरी गलत बना दी लाइन, n=3 में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज। क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज ये होती है हमारी IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम इन्फिनिटी वाली हमेशा शॉर्टेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट वाली 4 से 3 वाली, ठीक है। बात अगली देखते हैं, अगली कौन सी हमारी, जब 3 पे हो गई बात, 3 के बाद 4 में जब जंप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। कौन सा सीरीज होती है वो, ब्रैकेट सीरीज। ये हो गई मेरे लिए ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट सीरीज, इसका भी जो रीजन होता है वो इंफ्रारेड होता है। कौन सा रीजन में होती है, ये भी मेरी IR रीजन। चलो, तो अब जब हमारा n=5 में होता है, ये लास्ट सीरीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं P फंड। कौन सी सीरीज होती है, P फंड, ओके। और ये भी हमारी IR रीजन में होती है। कौन सा रीजन में होती है, ये IR रीजन, ओके। तो ये हो गया हमारे लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वाली बात। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एटम कौन सा है, उसकी आइडेंटिटी होती है उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ओके। जल्दी से चीजों को नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। बोर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है, ओके। और उन ऑर्बिट्स में उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, और L = NH/2π। अब बोर ये बात तो बोली थी, पोस्टुलेट तो बोला था, पर उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया था, ओके। तो इसका प्रूफ दिया हमारा डी ब्रोगली ने। अच्छा, डी ब्रोगली ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को वेव के जैसे ट्रीट किया। सबसे पहली बात, ही ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज वेव। इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट किया अपने डी ब्रोगली ने, वेव के जैसे ट्रीट किया। अच्छा देख, एक बात बता, इलेक्ट्रॉन को वेव के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि इलेक्ट्रॉन भी वेव के जैसे बिहेव करता है, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। जिनको नहीं पता वो जाके वीडियो जरूर देखे, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चल, तो अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा वेव के जैसा हुआ तो वेव के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मान ले मेरे पास एक वेव ऐसी है और ये वाली वेव किसी दूसरी सेम वेव से आके टकरा रही है, मतलब ये दोनों वेव सेम फेज में है। तो बता इन दोनों के बीच में कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई, ओके। अब मान ले कि यही वेव है और मुझे कोई दूसरी वेव मिली कुछ इस तरीके की जो इसके आउट ऑफ फेज थी, मतलब तो यहाँ पे क्या होगा, कैसा इंटरफेरेंस होगा आउट ऑफ फेज वाली वेव्स के बीच में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फाइनल वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। बात ठीक है, फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। चलो, तो हम लोग अपना न्यूक्लियस बना लेते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव के जैसे है तो हम लोग वेव बनाते हैं, तो ये हमारी वेव है, ओके। चल, तो अब डी ब्रोगली ने क्या कहा, कौन से ऑर्बिट स्टेबल होंगे और कौन से ऑर्बिट अनस्टेबल होंगे उसके बारे में। उसने कहा कि जिस पॉइंट से वेव शुरू हुई
और जिस पॉइंट पे वेव खत्म हुई, अगर वो दोनों पॉइंट सेम है, खत्म हुई मतलब यहाँ पे, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम है तो मेरी वो ऑर्बिट स्टेबल होंगे, वो ऑर्बिट मेरे कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लें कि ये वेव यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ये वेव कुछ यहाँ पे जाके खत्म हुई, तो ऐसे जो ऑर्बिट्स होंगे सेम पॉइंट पे, अगर मेरी वेव समाप्त नहीं हो रही है तो वैसे ऑर्बिट्स मेरे लिए अनस्टेबल होंगे। अब उसने ये बात क्यों बोली, अब अगर तू यहाँ पे देखिए, अगर मेरी ये जो वेव है यहाँ पे ये खत्म हो रही है, तो मेरी गोइंग वाली और कमिंग वाली जो वेव्स है उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग फेज में होंगे। तो इसकी वजह से जो वेव है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बात ठीक है। तो जो हमारी वापस से जो अगली वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम हो रही है मतलब ऑर्बिट हमारे स्टेबल नहीं है, तो अनस्टेबल ऑर्बिट्स होंगे। स्टेबल ऑर्बिट्स कौन से होंगे, जिसमें हमारी जो फाइनल जो वेव है और इनिशियल वेव है वो दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रही है। अब ऐसा कब होगा, देख यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है लैम्डा के इक्वल, नोड पीक से पीक का, या फिर जो सबसे लिस्ट डिस्टेंस पे होता है उससे इसका डिस्टेंस कितना होगा हमारे लिए, 1 लैम्डा के इक्वल। ओके, अब एक बात बोल सकते हैं, ये जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर के इक्वल। अगर ये पाथ लेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हमारे ऑर्बिट्स स्टेबल होंगे। कैसे ऑर्बिट्स होंगे, वो स्टेबल होंगे, अदरवाइज अनस्टेबल होंगे। बात ठीक है। तो इसने क्या बात बोली, व्हेन लेंथ ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ wavelength of electron, then only orbit will be stable, then only orbit will be stable। अब ये कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, तो ये जो हमारा जो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इस क्या बोलते हैं ऑर्बिट का, 2 पाई आर के इक्वल। सो 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना वेवलेंथ एसोसिएट होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन mv। लैम्डा यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, करो तो जल्दी से क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट। सो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू nh अपॉन mv। यहाँ पे हम वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, mv को उधर लेके जा रहे हैं, 2 पाई को इधर लेके आ रहे हैं। ओके, सो mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। अब mvr मेरा किसके इक्वल हो गया बता सकता है, लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो l इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से हमारा जो डी ब्रोगली है उसने सेकेंड पोस्टुलेट को करेक्ट किया और उसने एक्सप्लेन किया। ओके, अच्छा बोर क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि बोर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के जैसा ट्रीट कर रहा था। डी ब्रोगली क्यों कर पाया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को वेव के जैसे ट्रीट किया। बात समझ आई मेरी। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है, ये बात हम लोग देख चुके थे। जल्दी से हमारी सारी चीज़ों को उतार लो और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।